गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी फर्स्ट गुड मॉर्निंग। अरे सवेरे सवेरे तुम्हारा ही बेच चल, रोज यही बोलता हूँ मैं तो। भैया फीस की तो बोलता ही नहीं हूँ। अब दो चार हैं भैया, दो चार ही बचे हैं नकटे नकटे बस। बहुत सारे तो भैया सब अच्छे बच्चे भाई, जिन्होंने फीस जमा करा दी वो अच्छे बच्चे, जो जमा नहीं करा रहे अभी दो तीन ही है, अब ज़्यादा नहीं है। चले जाने ना भैया, लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है अपन ने। 7वें का नाम है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, लेसन नंबर 7। उसमें कल हमने रंध्रों के खुलने बंद होने की क्रियाविधि पढ़ी थी। कल रंध्रों के खुलने बंद होने की क्रियाविधि पढ़ी थी भैया। और उसके अंदर भैया अब एक क्वेश्चन बता रहे भैया। देखो एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है भी अपने राजस्थान बोर्ड में। क्या कारण है दोपहर के समय वृक्षों के नीचे बैठने पर शीतलता का अनुभव होता है, यानी बहुत ठंडक महसूस होती है। अब यह दोपहर के समय या दिन के समय तो आप जानते क्या होता है, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी। वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी तो वाष्प बाहर आएगी, उसकी वजह से वहां ठंडक महसूस होगी। तो क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन इतना सा है भी इसमें यहाँ पर क्या कारण है कि दोपहर के समय वृक्षों के नीचे सोने पर, वृक्षों के नीचे सोएंगे तो क्या होगा भैया, शीतलता महसूस होती है। शीतलता महसूस होती है। तो बताओ भैया शीतलता महसूस क्यों होती है, बताओ। अच्छा लगता है भैया, अपन जानते भैया। देखो शहरों के अंदर तो भैया इसमें एसी वगैरह चाहिए, गाँव में तो भैया पेड़ों के नीचे सो जाओ, वहीं पर ही वही एसी का काम कर देता है। अपन तो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। तो बताओ भी ऐसा क्यों होगा। अब इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि दिन के समय क्या होता है, आंसर दिन के समय। अब दिन के समय क्या होगा भैया, वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। तो दिन के समय वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, वह जल वाष्प बाहर निकलती है। तो भैया जल वाष्प बाहर निकलती है और शीतलता अनुभव होती है, और शीतलता अनुभव होती है। तो देखो भैया ये तो हो गया क्या क्वेश्चन। आज का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड तो देखो ऐसे ही लॉलीपॉप पकड़ा देता है, पर बच्चे ने पढ़ा हो तो आएगा उसको। तो ये क्या कारण है, दोपहर के समय वृक्षों के नीचे सोने पर शीतलता महसूस होती है, क्यों। क्योंकि दोपहर के समय या दिन के समय वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है और जल वाष्प बाहर निकलती है और शीतलता अनुभव होती है भैया। ये तो हो गया क्वेश्चन, देख लो भैया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बताएंगे भी इसके अंदर एक क्वेश्चन और बता रहा हूं भैया। प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ क्या होते हैं, यानी एंटी ट्रांसपीरेंट, ट्रांसपीरेशन को रोकते हैं, एंटी ट्रांसपीरेशन। प्रतिवाष्पोत्सर्जन पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ हैं भैया जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकते हैं। दो एग्जाम्पल भी, एक तो पीएमए और एक एब्सिसिक एसिड। तो बताएंगे क्या भी आंसर में, वे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकते हैं, वे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकते हैं, उन्हीं को कहते हैं भैया। उदाहरण है भैया, पहला तो पीएमए, दूसरा है भैया एबीए। वहां पर दो नाम पूछा है, दो उदाहरण। वे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ। और दो उदाहरण भैया, एक पीएमए। अब देखो पीएमए का पूरा नाम क्या है भैया,
फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, पी का अर्थ है फिनाइल, एम का अर्थ है मर्क्यूरिक, ए का अर्थ है भैया एसीटेट, दूसरा है भैया ए का अर्थ है भैया एब्सिसिक अम्ल। ये दोनों वे पदार्थ हैं भैया जो वाष्पदन क्रिया को रोक दें। तो भैया बताया, देखो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया भैया। और तीसरा क्वेश्चन आता है भैया इसमें, रेगिस्तानी पौधों में वाष्पदन को रोकने के लिए क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? रेगिस्तानी पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में। तीसरा क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? बहुत सिंपल सा है भी ये भी। अब क्या अनुकूलन होते हैं भैया? देखो, एक तो पर्ण के ऊपर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, पर्ण कांटों में बदल जाती है, गर्तमयी रंध्र पाए जाते हैं, एक विशेष चक्र होता है केम चक्र। तो 4 पॉइंट बोलने भैया। ये सारे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आए हुए भैया। तो पहले तो बताएंगे क्या भैया, इसमें आंसर बताएंगे भैया, और आंसर में आएंगे अनुकूलन। अब पहला है भैया पर्ण पर मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी भैया, मोटी क्यूटिकल या उपत्वचा। और जो पर्ण पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, इसके लिए एक वर्ड बता रहा हूं भैया, ब्लूम। इसको ब्लूम भी कहते हैं भैया। और एक बार राजस्थान बोर्ड में ये आया, ब्लूम क्या होता है? पर्ण पर मोटी क्यूटिकल। तो पर्ण पर मोटी क्यूटिकल या उपत्वचा पाई जाती है। और उदाहरण है भैया इसका कनेर होता है भैया इसका उदाहरण। दूसरा भैया, वाष्पदन को कम करने के लिए पर्ण काय में बदल जाती है, पर्ण का कांटों में रूपांतरण। दिख तो रहा है ना भैया, पर्ण का कांटों में रूपांतरण। देखो, जितना क्षेत्रफल कम होगा रंध्र कम होंगे, क्योंकि कल बताया था 1 सेंटीमीटर में 100 से 60,000 रंध्र पाए जाते हैं। अब पर्ण बड़ी होगी तो क्षेत्रफल ज्यादा, रंध्र ज्यादा, वाष्पदन ज्यादा। अब यदि पर्ण कांटों में बदल जाएगी तो भी इसका उदाहरण भी है इसके अंदर नागफनी। क्या उदाहरण है भी इसका? नागफनी। देख लो भैया, 2 हो चुके, देख लो यहां तक 2 हो चुके भैया। कोई समस्या है और नीचे लिख दे भैया। तो देखो, 2 अनुकूलन तो ये हो चुके हैं। एक बार यहां तक 2 और बोल रहा हूं भैया पहले, लेकिन पूरा सुन लो। ये देखो, क्या कारण है दोपहर के समय वृक्षों के नीचे सोने पर शीतलता का अनुभव होता है? दोपहर के समय क्या होगा भैया? दोपहर के समय होगा भैया क्या? दोपहर के समय वृक्षों के नीचे सोने पर शीतलता महसूस होती है, क्योंकि वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। और वाष्पन क्रिया होगी तो जलवाष्प बाहर निकलेगी, जलवाष्प निकलेगी तो क्या होगा भैया? शीतलता का अनुभव होगा। ये तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो वाष्पदन क्रिया को रोकते हैं उन्हें कहते हैं प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ। उदाहरण है भैया PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, दूसरा ABA एब्सिसिक अम्ल। तो ये 2 तो हो गए भैया इसमें। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बोलते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चले, ध्यान दे भैया आप।
अब बताएंगे भैया तीसरा क्वेश्चन चल रहा है भैया। तीसरा क्वेश्चन क्या चल रहा है वो सुनना भैया आप। तो तीसरा भी है इसके अंदर, रेगिस्तानी पौधों में वाष्पोषण को रोकने के लिए क्या अनुकूलन पाए जाते। अब क्या अनुकूलन होते भैया, देखो क्या बताया। पहला तो पर्ण पर मोटी क्यूटिकल उपत्वचा पाया जाना। मोटी उपत्वचा को कहते हैं ब्लूम, ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। उदाहरण कनेर। दूसरा भैया पर्ण का कांटों में रूपांतरण, उदाहरण नागफनी। तीसरा बता रहे भी इसके अंदर जाने भी तीसरा तीसरा भी खास बातें भी है इसके अंदर, गर्तमयी रंध्रों का पाया जाना। गर्तमयी रंध्रों का पाया जाना। अब गर्तमयी रंध्रों का पाया जाना मतलब रंध्र जो होते हैं गड्ढे में होते हैं। देखो बताओ, ये पर्ण बनाई, अब रंध्र ऊपर है और एक रंध्र भी है इस तरह से गड्ढे में। पर्ण ऊपर है, पहले पर्ण ऊपर है, पर्ण के ऊपर रंध्र पाएंगे तो वाष्पन क्रिया ज्यादा होगी। पर यदि गड्ढे के अंदर रंध्र होंगे तो क्या होगा, अंदर गड्ढे में होंगे तो वाष्पन क्रिया कम होगी। तो ऐसे रंध्रों को कहते हैं गर्तमयी रंध्र, या इसका एक नाम और है भैया सनकन स्टोमेटा। ये भैया सनकन स्टोमेटा, और इसमें उदाहरण है भैया केजुराइना। देखो यदि पर्ण पर मोटी क्यूटिकल हो तो कनेर, पर्ण जो है कांटों में बदल जाए तो उदाहरण नागफनी, और पर्ण में गर्तमय रंध्र पाए जाए सनकन स्टोमेटा तो भैया केजुराइना। और चौथा होता है भैया केम चक्र। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए एक स्पेशल चक्र होता है केम चक्र, यानी मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए विशेष चक्र होता है केम चक्र। केम चक्र उपस्थित, और केम चक्र का अर्थ है भैया क्रेसुलेशियन। क्रेसुलेशियन देखो, सी का अर्थ है क्रेसुलेशियन, ए का अर्थ है एसिड, और एम का अर्थ है मेटाबॉलिज्म। तो देखो यार, रेगिस्तानी पौधों में वाष्पोदन को रोकने के लिए क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला तो पर्ण पर मोटी क्यूटिकल उपत्वचा जिसे कहते हैं ब्लूम भैया। तो भैया ब्लूम कहते हैं, उदाहरण है नागफनी। फिर बताया भैया पर्ण, उदाहरण भी ऐसा क्या मोटी ब्लूम का है कनेर। और फिर बता रहे पर्ण का कांटों में रूपांतरण, पर्ण कांटों में बदल जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो रंध्र भी कम, और वाष्पन क्रिया भी कम होगी, उदाहरण नागफनी। फिर तीसरा बताया भैया गर्तमयी रंध्रों का पाया जाना, यानी रंध्र गड्ढे में होंगे तो वाष्पन क्रिया कम, और उदाहरण है भैया केजुराइना। फिर अगला भैया केम चक्र उपस्थित, ये रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण का विशेष चक्र होता है। जितने भी सारे पौधे हैं भैया सभी में केल्विन चक्र होता है, कुछ में C4 चक्र होता है, पर रेगिस्तानी पौधों में केम चक्र होता है। और केम चक्र क्या भैया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया भी आज का, देख लो भैया, ध्यान दें अच्छी तरह से भैया। ये हो गया तीसरा, 3 क्वेश्चन हो गए। कोई दिक्कत हो देख लो भैया, दिक्कत हो देख लो। चले ध्यान देना भैया, ये तो सब मैंने दे भी रखा है भैया। इसमें भैया स्क्रीनशॉट है ना, जहां जहां पूरा हो जाए ना, जैसे आपको लगे स्क्रीनशॉट जरूरी है तो वहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत है, बोले सर वो नोट्स में कई बार नहीं दिखता यार, वो स्कैन करते हैं तो उसमें हो सकता है नहीं दिखता हो। तो भैया ये भी हो गया। अब देखिए ध्यान देना भैया, जितने भी उदाहरण बताए सभी के सभी इंपोर्टेंट है भैया, सभी अपने आप ही ये सारे याद करने हैं। अब ध्यान देना भैया, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, वाष्पोत्सर्जन का टॉपिक तो पूरा हो गया, प्रैक्टिकली भी बताया भैया, 4 पत्ती प्रयोग वगैरह बताया। अब ध्यान दे भैया, अगला टॉपिक जो है उसका नाम है भैया बिंदु स्त्रवण। अगले टॉपिक का नाम है बिंदु स्त्रवण, या इसको कहते हैं भैया गटेशन। बिंदु स्त्रवण या गटेशन टॉपिक का नाम।
क्या होता है। देखो बिंदु विस्तरण क्या होता है, सुनना ध्यान से। सर्दी के दिनों में क्या होता है भैया, प्रातः काल के समय, दोपहर के समय पर्ण के ऊपर, कार के कांच के ऊपर पूरा का पूरा जल की बूंदें जमा हो जाती, बूंदें। तो पर्ण का वाष्प के रूप में नहीं, मतलब जल का वाष्प के रूप में नहीं, बूंदों के रूप में त्याग होगा। जल की बूंदें निकलेंगी, वाष्प नहीं। तो उस क्रिया को कहते हैं भैया बिंदु स्त्रवण, यानी जल को बूंदों के रूप में त्यागना बिंदु स्त्रवण। और भैया पर्ण पर, कार के कांच पर कहीं पर यदि ओस की बूंदें दिखाई देती है तो ओस की बूंदें क्या होती है भैया, बिंदु स्त्रवण की क्रिया के कारण होती है। तो अब इसके बारे में सुन ले भैया। देखो पहली बात तो भैया इसे बर्जर स्टीन ने बताया। देखो वाष्पोधन को तो बताया था किसने, स्टीवर्ट और कर्टिस ने, और इसे बताया था भैया बर्जर स्टीन ने बताया। पहला पॉइंट भी बर्जर स्टीन ने बताया। और इसने परिभाषा क्या दी थी, पर्ण के उपांतों। अब पर्ण के उपांत क्या होते हैं, सुनना भी ध्यान से। देखो ये पर्ण बना रहे भी अपन, पर्ण के उपांतों का अर्थ है पर्ण के सिरे बोल दो आप। देखो ये होता है पर्ण शीर्ष, और ये होता है भी साइड में होता है पर्ण कोर। अंदर बना दी भाई ये मध्य शिरा। ये जो पर्ण के शीर्ष होते हैं, पर्ण के किनारे, शीर्ष मतलब टॉप, और किनारे, यहां से जल की बूंदें निकलती है। तो देखो यहां जल की बूंदें लगा दी भैया, ये जल की बूंदें बता दी। तो जल की बूंदें यदि बाहर निकलेंगी कहां से, ये भैया पर्ण उपांत, इन दोनों को मिला के कहते हैं भैया, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, पर्ण उपांत। यानी कि पर्ण का शीर्ष, पर्ण के किनारों को क्या कहते हैं, पर्ण उपांत। तो पर्ण उपांतों से जल का त्याग बूंदों के रूप में होता है, बूंदों के रूप में, वाष्प के रूप में तो हो गया वाष्पोशयन। और ऐसा भैया प्रातः काल और सायंकाल के समय या रात्रि के समय होता है, दिन में नहीं होगा। दिन में नहीं होगा तो इसका अर्थ है इसमें वाष्पोदन क्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि वाष्पोदन क्रिया दिन के समय होती है। तो परिभाषा क्या देंगे, एक तो बर्जर स्टीन ने बताया था भैया, और क्लियर उन्होंने क्या बोला था भैया। अब परिभाषा बोल देते हैं इसकी। पर्ण के उपांतों, अब पर्ण के उपांत क्या है भैया, एक तो पर्ण शीर्ष व पर्ण कोर। तो देखो पर्ण के उपांतों से जल का बूंदों के रूप में त्याग, बूंदों के रूप में त्याग बिंदु स्त्रवण कहलाता है, बिंदु स्त्रवण कहलाता है। तो भैया यदि जल को बूंदों के रूप में त्यागोगे तो क्या हो जाएगा भैया, बिंदु स्त्रवण। किसने बताया था, बर्जर स्टीन ने। पर्ण के उपांतों यानी लीफ मार्जिन, पर्ण उपांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं लीफ मार्जिन। तो पर्ण के उपांतों से यानी पर्ण शीर्ष और पर्ण कोर से जल का त्याग बूंदों के रूप में होता है, तो उसे कहते हैं क्या भैया, इसे कहते हैं बिंदु स्त्रवण। और भैया इसका क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ तो वाष्पोशयन बिंदु स्त्रवण में अंतर आएगा, यहाँ फिर आएगा भैया बिंदु स्त्रवण के दो उदाहरण, यहाँ फिर भैया प्रातः काल, सायंकाल या रात्रि के समय पर्ण पर, घास पर या कांच पर जल की बूंदें पाई जाती है, औस की बूंदें पाई जाती है, उसका कारण बताओ। तो उसका कारण है बिंदु स्त्रवण। तो देखो भैया ये बिंदु स्त्रवण का चित्र भी हो गया, यही वाला चित्र है भैया, बिंदु स्त्रवण का चित्र है ये। तो ये बिंदु स्त्रवण का चित्र भी हो गया।
परिभाषा हो गई भैया पर्ण के उपांतों यानी पर्ण कोर और पर्ण शीर्ष से जल का त्याग बूंदों के रूप में होता है भैया, तो इसे बिंदु विसरण कहते हैं। और पर्ण के शीर्ष बता दिया, कोर बता दिया, किनारे तो कोर है, टॉप है शीर्ष, यहाँ से जल की बूंदें निकल रही है और भैया क्रिया का नाम है बिंदु विसरण। अब ध्यान देना भैया, ये इसमें देखो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरे में परिभाषा हो गई। अब तीसरा सुन ले, तीसरा पॉइंट सुनना भैया, तीसरा भी खास है। कब होती है क्रिया? प्रातः काल के समय, सायंकाल के समय और रात्रि में, दिन में नहीं होगी। तो बताएंगे भैया इसके अंदर यह क्रिया प्रातः काल सायंकाल, वैसे मेन तो दो ही है, और तीसरा ले देंगे भैया रात्रि में होती है। तो भैया प्रातः काल, सायंकाल और रात्रि के समय होती है भैया। तो प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि के समय होती है। यहाँ इसकी एक कंडीशन है, देखो पौधे जो होते हैं ना, पौधे, ये पौधे भूमि से जल तो ग्रहण कर ले, जल ग्रहण कर ले भैया, और जल, अधिकांश जल कहाँ से निकलता है भैया? वाष्पदन क्रिया में निकलता है। तो जल अवशोषण तो हो जाए, जल अवशोषण तो अधिक हो रहा है भैया, ये तो अधिक हो रहा है, पर वाष्पदन क्रिया नहीं हो रही है। बताओ कब नहीं होती है? कंडीशन बता रखी भैया, प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि के समय। अरे वाष्पोषण तो तब होता है दोपहर के समय, जब ताप अधिक होता है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि के समय क्या होता है भैया? जब जल अवशोषण तो हो रहा है पर वाष्पदन क्रिया नहीं हो रही है। अब पौधे परेशान हो गए, अब पानी कैसे त्यागे? तो उसके लिए एक नई टेक्निक बताई भैया, बिंदु विस्त्रवण। तो प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में होती भैया ये क्रिया, इस तरह से होगी। और कंडीशन कब बताएंगे? जब जल अवशोषण अधिक होता है, जल अवशोषण अधिक होता है, जल अवशोषण अधिक होता है, लेकिन वाष्पोषण क्रिया नहीं होती है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। भैया याद रखना, ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है भैया? बताओ जब जल अवशोषण तो अधिक होता हो, वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होती हो, तो बताओ फिर भैया कौन सी क्रिया होगी? बिंदु विस्त्रवण। और बिंदु विस्त्रवण क्या है भैया? पर्ण के उपांतों से, मतलब शीर्ष और कोर से जल का बूंदों के रूप में त्याग। भाई पर्ण का शीर्ष, पर्ण के किनारों पर, यहां से जल बूंदों के रूप में निकलेगा बिंदु विस्त्रवण, बर्जर स्टीन ने बताया था। और फिर बता दिया प्रातः काल, रात्रि के समय, सायंकाल के समय होती है जब जल अवशोषण तो अधिक हो और भैया वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं हो। अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी तो भैया इसका अर्थ क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसी अवस्था के अंदर एक खास बात बता रहा हूं भैया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी तो इसका अर्थ है भैया रात्रि के समय तो वैसे भी वाष्पोत्सर्जन कर्षण लगता ही नहीं है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, जिसने जल अवशोषण भी किया, रसारोहण भी किया। तो बताओ फिर इसका कारण क्या होगा? अब आप जानते हो रात्रि के समय तो मूल दाब लगता है, रात्रि के समय तो मूल दाब लगता है भैया इसके अंदर। अब रात्रि के समय मूल दाब लगेगा तो क्या होगा, वो समझने वाली बात है भैया। तो बहुत सिंपल है, यदि ध्यान दोगे तो भैया क्या आएगा, ध्यान देने में क्या आएगा, बहुत सिंपल सी बात है भैया इसमें। अब इसका चौथा पॉइंट, अब बिंदु विस्तारण का कारण क्या है भैया? रात्रि के समय तो एक ही दाब लगता है, मूल दाब। तो यहां क्या बताएंगे भैया? बिंदु विस्तारण का कारण, बिंदु विस्तारण का कारण जो है भैया वो है मूल दाब। अब आप खुद समझदार हैं भैया, देखो दिन के समय तो क्या होगा? वाष्पन क्रिया होगी, रात्रि में तो वाष्पोत्सर्जन हो नहीं रहा है भैया,
तो उस समय कौन सा दाब लगेगा भैया? मूल दाब। तो ये कारण भी आ गया भैया। फिर एक क्वेश्चन आता है भैया, यहाँ चलो इसी में लिख देता हूँ भैया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मूल दाब भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। एक तो आएगा ही आएगा, एक आएगा भैया। अब बताओ, देखो क्या करेंगे वे, बिंदु विसरण के कारण घास पर या कांच पर औस की बूंदें दिखाई देती है। औस की बूंदें, तो ये आएगा औस की बूंदों का कारण बताओ। औस की बूंदों का कारण आए तो बिंदु विस्रवण, और बिंदु विसरण का कारण आए तो मूल दाब। तो देखिए ध्यान देना भैया, इसके अंदर बिंदु विस्रवण के कारण, बिंदु विस्रवण के कारण घास पर, घास या पर्ण पर ओस की बूंदें दिखाई देती है। ओस होती है ना भैया, सर्दी के दिनों में आती है, ओस की बूंदें दिखाई देती है। तो भैया ओस की बूंदें दिखाई देती है, इसका कारण क्या है भैया? बिंदु विस्रवण। देख लो भैया, यहां तक कोई दिक्कत हो, देख लो कोई समस्या हो तो। अब एक चीज और सुनना भैया, वाष्पोदन क्रिया कहां से हो रही थी? पर्ण में रंध्रों से, और ये केवल किनारों से हो रही है, क्योंकि बताओ पर्ण कोर और पर्ण शीर्ष पर जल रंध्र पाए जाते हैं, जल रंध्र। तो अब इसमें लिखेंगे भैया अगला पॉइंट, बिंदु विस्रवण की क्रिया, बिंदु विस्रवण की क्रिया जल रंध्रों, जल रंध्रों, जल रंध्रों का भैया नाम है हाइडेथोड से होती है। तो बताओ भैया, बिंदु विसरण की क्रिया कहां से होती है? जल रंध्रों से या हाइडेथोड से होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आएगा ही भैया। तो भैया देखो क्या बताया, बिंदु विसरण गटेशन, यानी अपने हिंदी में डाला गुटेशन, वो नहीं है भैया, गटेशन। बर्जर स्टीन ने बताया, और वह क्रिया जिसमें पर्ण के शीर्ष, पर्ण के कोर से जल की बूंदें निकलती है, उसे कहते हैं बिंदु विस्रवण। तो ये बिंदु विस्रवण हो गया। कब होता है? प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि के समय। फिर बताया भैया इसमें कब होता है कंडीशन? जब जल अवशोषण अधिक हो, पौधे भूमि से जल ज्यादा ले रहे हो, और रात्रि के समय ट्रांसपीरेशन, वाष्पदन होता नहीं है। तो उस अवस्था में रात्रि के समय जब पौधों ने जल ज्यादा ले लिया, अब जल कहां से निकलेगा भैया? जल रंध्रों से, बूंदों के रूप में निकलेगा, बिंदु विस्रवण, और ओस की बूंदें दिखाई देंगी भैया। फिर बताएंगे भैया बिंदु विसरण का कारण क्या है? मूल दाब। देखो क्वेश्चन है ये लास्ट वाला, देखो बिंदु विसरण की क्रिया जल रंध्रों से होती है, और इसके कारण घास या पर्ण पर ओस की बूंदें दिखाई देती है। बताओ ओस की बूंदों का कारण कौन सी क्रिया है? बिंदु विसरण। फिर बिंदु विसरण का कारण कौन है भैया? मूल दाब। और मूल दाब कब लगता है भैया? प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि के समय, क्योंकि दिन के समय तो क्या होता है भैया? वाष्पोत्सर्जन। तो ये बताया भैया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। भैया थोड़ा ध्यान देना, ये स्क्रीनशॉट ले रहे हो, कल से भैया सवेरे 7 बजे फिक्स शार्प स्टार्ट कर देंगे अपन, क्योंकि अब क्या पूरा 1 घंटा पढ़ेंगे अपन। क्योंकि देखा है कई बार अशोक जी बोलते रहते हैं भैया गिरी जी के 11-12 लेसन हो गए। अरे 11-12 तो हो गए, नंबरों में तो देखो क्या है, उनके लेसन बड़े, और ऐसे अपने तो लेसन क्या है 42 में से 12, और उनके 17-18 में से 5-6, तो रेशो तो उनका ज़्यादा है परसेंट में, तो पागल होना दे तुम्हारे को ऐसे ही। चले ध्यान दे भैया, एक बार दोबारा जुड़ लेते भैया जूम मीटिंग पे। तो देखो बिंदु विसरण पढ़ रहे हैं भैया, टाइम बता रहा था मैं भैया, 7 बजे शार्प स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो भैया ध्यान देना भैया, इसमें ये सब चीजें बताई भैया। अब लास्ट में बताया है कि भैया पर्ण शीर्ष और पर्ण कोर पर क्या पाए जाते हैं? जल रंध्र। अरे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो स्टार्ट होती कैसे? रंध्रों से, स्टोमेटा,
और बिंदु विसरण की क्रिया होती है जल रंध्रों से, यही बताया भैया। अब यह बिंदु विसरण हम क्या है, जल रंध्र का डायग्राम बना के समझा रहे भैया। देखो क्या डायग्राम होगा वो समझने जा रहे हैं भैया अपन। अब देखो भैया, बिंदु विसरण की क्रिया जो होती है उसमें जल रंध्रों से होगी। जल रंध्रों का डायग्राम कैसा होगा वो समझने जा रहे हैं भैया अपन। तो देखो बिंदु विसरण का डायग्राम तो बना रखा है भी अपन ने, ये वाला। अब इसके बाद बताएंगे भैया जल रंध्र कैसा होगा वो पूरा समझाने जा रहे हैं भैया। अब ध्यान देना, देखो ये तो बिंदु विसरण का चित्र था भैया, ये वाला। ये तो बिंदु विसरण का चित्र था भैया, पर्ण शीर्ष और पर्ण कोण से हो रहा था भैया, यानी एक तरह से पर्ण के उपांत। अब ध्यान देना भैया, अब यहाँ पर पर्ण शीर्ष पर और पर्ण कोर पर जल रंध्र पाया जाता है, जल रंध्र हाइडेथोड। इसका डायग्राम बना के बता रहा हूं भैया, देखो ध्यान देना। ये जो टॉप का पॉइंट है ना भैया, जल शीर्ष, यहाँ पर जल रंध्र है। और जल रंध्र में क्या क्या होता है ध्यान देना भैया। देखो सबसे ऊपर तो भैया हमने एक बड़ी सी कोशिका बना दी भैया, ये बड़ी सी कोशिका बना दी। इसको कहते हैं भैया द्वारक कोशिका। अब रंध्र होगा तो द्वारक कोशिका तो होगी। जैसे रंध्र में दो द्वारक कोशिका है, पर यहाँ होगी एक, यानी ये एक द्वारक कोशिका। अरे गार्ड से एक ही है, सामान्य रंध्रों में दो होती, यहाँ एक है। पर्ण का शीर्ष बना रहा हूं भैया, जल रंध्र उसके ऊपर ही तो है। इसके बाद बता रहे भैया साइड में जो बता रहे, ये इसकी अधिचर्म पाई जाती है। पर्ण में अधिचर्म होती है, तने में भी अधिचर्म होती है भैया। लेकिन यदि बात करें भैया इसमें जड़ों में तो क्या होती है, मूलीय त्वचा। इस तरह से बताया भैया, यानी ये जो पाए गए ये अधिचर्म में, और जो ये बताया भैया द्वारक कोशिका होती है, इसके नीचे गुहा पाई जाती भैया। इसको कहते हैं जल रंध्रीय गुहा। ये जल रंध्रीय गुहा है इसके अंदर। तो देखो द्वारक कोशिका है कि जल रंध्रीय गुहा बता दी। और इस जल रंध्रीय गुहा के नीचे यहाँ पर मृदुतक कोशिकाओं का ढीला डाला समूह पाया जाता है भैया। मतलब मृदुतक कोशिकाओं का ढीला डाला समूह का अर्थ क्या है, मृदुतक कोशिकाएं दूर दूर होंगी भी इस तरह से। देखो ये दूर दूर होती है, इनका नाम है भैया मृदुतक कोशिकाओं का ढीला डाला समूह। मृदुतक कोशिकाओं का ढीला डाला समूह पाया जाता है और इसका नाम है भैया एपीथेम। ये भी भैया राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, एपीथेम क्या होता है। देखो ये तो पर्ण बताई, पर्ण में बिंदु विसरण, उसमें शीर्ष पर क्या होगा, जल रंध्र। जल रंध्र का डायग्राम बना रहे। जल रंध्र पर्ण के शीर्ष पर होता है, इसमें एक द्वारक कोशिका होती है, अंदर की तरफ जल रंध्रीय गुहा है, उसके नीचे मृदुतक कोशिकाओं का ढीला डाला समूह पाया गया और इसका नाम है भैया एपीथेम। राजस्थान बोर्ड भाई, राजस्थान बोर्ड की किताब में जो शब्द हाईलाइट कर रखा है उन्हीं में से आएगा। और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर ये जाइलम की नलिकाएं जुड़ी हुई है। देखो ये जाइलम वाहिनियां, ये जाइलम वाहिनियां जुड़ी हुई है इसके अंदर। तो ये होगी भैया जाइलम की वाहिनियां,
ये जाइलम वाहिनियां। तो देखो जाइलम वाहिनियों से तो जल ऊपर आएगा, जाइलम वाहिनियों से जल ऊपर आएगा। भैया बताओ जल का जो ऊपर चढ़ रहा है उसका कारण क्या है? दिन में तो वाष्पन, रात के समय मूल दाब। यानी यहाँ जल ऊपर आ रहा है किसकी वजह से? रात्रि के समय तो ये दाब लगता है भैया मूल दाब। मूल दाब के कारण जल किस में आया है भैया? वाहिनियों में। फिर यहां से है मृदुतक कोशिकाओं का ढीला ढाला समूह एपीथेम। फिर यहां से जाएगा जल रंध्रीय गुहा। फिर यहां से भैया जल बाहर निकलेगा, ये जल की बूंदें, ये जल की बूंदें बाहर निकल रही भैया। जल की बूंदें बराबर क्या है? ओस। तो भैया ये डायग्राम का है? अच्छा पर्ण, पर्ण बना रहे तो भैया पर्ण में बाहर की तरफ तो क्यूटिकल भी पाई जाएगी। ये पर्ण के बाहर पर्ण में होती है भैया क्यूटिकल, ये क्यूटिकल बना रहे भैया। यानी ये किसका आवरण है भैया? क्यूटिकल। देख लो कोई दिक्कत हो भैया? जल रंध्र का डायग्राम बन चुका है भाई। पानी तो रात्रि के समय प्रातःकाल मूल दाब के समय पानी क्या होगा? मूल दाब के कारण चढ़ता है। अब जल अवशोषण तो हो गया, पर सामान्य रंध्र स्टोमेटा तो बंद है, वाष्पोदन क्रिया नहीं हो रही है। तो पौधे टेंशन में आ गए। मेरे से पूछा क्या करें? मैंने कहा भैया मूल दाब लगा लो। और फिर उन्होंने क्या करा? जल रंध्रों से जल को त्याग दिया, और जल रंध्रों से जल को त्यागा बूंदों के रूप में। इन बूंदों को त्यागना ही तो बिंदु स्रवण है। तो भैया पर्ण के शीर्ष और कोण है, यानी कि पर्ण उपांतों पर, उपांत मतलब मार्जिन, शीर्ष और कोर किनारे, वहां जल रंध्र पाए जाते हैं। जल रंध्र में क्या क्या होता है भैया? एक द्वारक कोशिका होती है, उसके नीचे जल रंध्रीय गुहा होती है, उसके नीचे एपीथेम पाया जाता है। अब एपीथेम क्या होता है भैया? मृदुतक कोशिकाओं का ढीला ढाला समूह। कहाँ पर? जल रंध्र में। और नीचे भैया क्या दिखा रखी है? यहाँ पर ये जाइलम वाहिनियां। मूल दाब के कारण पानी आ रहा है भैया रात्रि के समय, प्रातः काल के समय। और फिर यदि सामान्य रंध्र बंद होंगे तो भैया जल रंध्रों से जल बूंदों के रूप में बाहर निकलती है, जिसे कहते हैं ओस की बूंदें। तो ये जो डायग्राम है भैया, ये डायग्राम काय का है? ये डायग्राम है भैया जल रंध्र। ये डायग्राम है जल रंध्र का, जिसे क्या कहते हैं भैया? हाइडेथोड। एक डायग्राम जल रंध्र का है हाइडेथोड का, और एक ये वाला चित्र काय का भैया? ये चित्र है बिंदु विसरण का। बना लो भैया, मतलब बना क्या लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और क्या है? स्क्रीनशॉट ले लो भैया। फटाफट लो, ऐसे टाइम वेस्ट मत करा करो। ले लिया? तो भैया देखो स्क्रीनशॉट भी ले लिया भी अपन ने। अब पढ़ने जा रहे भी आ गई। अब बिंदु विसरण का टॉपिक तो हो चुका है भैया। अब आगे ध्यान देने वाली बात है भैया, बिंदु विसरण का टॉपिक हो गया। कुछ क्वेश्चन बता दी भैया। आज वाले टॉपिक में तो बड़ी खास खास बातें थी भैया इसके अंदर। अब देखिए ध्यान देना भैया, अब पढ़ने जा रहे हैं भैया। ये तो बिंदु विसरण पढ़ लिया, और कल पढ़ा था हमने क्या? वाष्पोत्सर्जन। दोनों में अंतर पढ़ लेते। तो अगला टॉपिक है भैया वाष्पोत्सर्जन और बिंदु विसरण में अंतर। वाष्पोत्सर्जन और बिंदु विसरण में अंतर पढ़ने जा रहे हैं भैया। वाष्पोत्सर्जन को तो भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। और बिंदु विसरण को कहते हैं भैया गटेशन। दोनों में अंतर बताओ भैया। दोनों को कौन से वैज्ञानिक ने बताया? इसको तो स्टीवर्ड और उसको बर्जर स्टीन। तो पहला तो यही बताएंगे भैया, स्टीवर्ड ने बताया।
और इसमें लिखेंगे भैया बर्जर स्टीन ने बताया, बर्जर स्टीन ने बताया। देखो वाशपोसन को बताया था स्टीवर्ट ने और इसको बताया था भैया क्या, बर्जर स्टीन ने। फिर यहां बताएंगे भैया दूसरा, जल का वाष्प के रूप में त्याग, जल का वाष्प के रूप में त्याग। और यहां पर क्या होगा भैया, जल किस रूप में होगा, बिंदु। तो यहां बताएंगे क्या, जल का बूंदों के रूप में त्याग, जल का बूंदों के रूप में त्याग। देखो ऐसे स्टीवर्ट ने बताया, ऐसे बर्जर स्टीन ने बताया। फिर बताया भैया जल का वाष्प के रूप में त्याग है और इसमें बूंदों के रूप में त्याग है भैया। फिर अगला बताएंगे भैया ये कहां से होती है, तो ये बताएंगे भैया सामान्य रंध्रों से, सामान्य रंध्रों मतलब स्टोमेटा से। कहां से होती है भैया, स्टोमेटा से होती है। और ये क्रिया कहां से होगी भैया, जल रंध्रों से। जल रंध्रों का अर्थ है भैया हाइडेथोड से, हाइडेथोड से। अब जो सामान्य रंध्र होते हैं पूरी पर्ण पर होते हैं, पूरी पर्ण पर, जबकि जल रंध्र कहां होते हैं, यानी ये तो संपूर्ण सतह द्वारा, और ये भैया कहां पर, पर्ण उपांतों द्वारा। भैया तो पर्ण उपांत यानी पर्ण शीर्ष और पर्ण कोर। तो यहां बताएंगे भैया संपूर्ण पर्ण द्वारा, और इसमें क्या बताएंगे भैया, पर्ण के उपांतों द्वारा। भैया पर्ण के उपांत मैंने कई बार वर्ड यूज कर लिया, यानी पर्ण शीर्ष और पर्ण कोर। तो भैया ये हो गया भैया इसके अंदर। अगला बताएंगे भैया इसके अंदर द्वारक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित, द्वारक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित। इसमें दो द्वारक कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होता है, रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। ये तो हमेशा खुले रहते। तो यहां क्या बताएंगे भैया, इसमें लिखेंगे अनियंत्रित, अनियंत्रित। अब बताओ अनियंत्रित क्यों है, क्योंकि जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। भैया जल रंध्र हमेशा क्या रहेंगे, खुले रहते हैं। तो देखो भैया ये द्वारक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित है और ये अनियंत्रित है, जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं ये। अब बताएंगे भैया ये कब होती है, ये होती है भैया दिन के समय। और बताओ ये क्रिया कब होगी भैया, प्रातः काल व प्रातः काल, सायंकाल और रात्रि के समय। प्रातःकाल, सायंकाल और रात्रि के समय होती भी है ये क्रिया। फिर बताएंगे भैया इसमें कौन सा बल लगेगा, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, और इसमें मूल दाब। तो इसका कारण बताएंगे भैया, इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन कर्षण, वाष्पोत्सर्जन कर्षण। और इसका कारण बताओ भैया, इसका कारण है भैया मूल दाब। फिर सुनो, देखो भैया 7 अंतर बता दिए भी मैंने। अब 7 अंतर क्या क्या है वो समझना भी है आपको। इसके अंदर देख लो, कोई दिक्कत हो तो भैया, कोई समस्या हो तो देख लो। एक और बोल देता हूं, इसमें वाष्पोदन में केवल जल का ही त्याग होता है, जल का त्याग। आप ओस की बूंदों को देखो, थोड़ी मीठी भी होंगी, उसमें जल के साथ पदार्थों को भी त्यागते हैं। तो यहां क्या होगा भैया 8वां पॉइंट, केवल जल का त्याग। और यहां क्या होगा भैया, जल के साथ पदार्थों का त्याग। जल के साथ भैया ओस की बूंदों में क्या होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक, शर्करा वगैरह सब होती है, लवण भी होते हैं। तो इसमें सभी त्यागेंगे। एक बार फिर सुन लो, देखो देखो वाष्पोत्सर्जन और बिंदु विसरण में अंतर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को स्टीवर्ट ने बताया,
अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ। देखो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ले लियोगे अभी स्क्रीनशॉट भी। अब एक बार सुन लो, देखो क्या बता रहे। देखो यहाँ बताया भी इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन को तो क्या होता है, स्टीवर्ट ने बताया, इसको बर्जर स्टीन ने बताया। फिर बताया भैया जल को वाष्प के रूप में त्यागेंगे तो वाष्पोत्सर्जन, और जल का बूंदों के रूप में त्याग होगा तो बिंदु स्त्रवण। फिर बताएंगे भैया ये वाष्पन क्रिया सामान्य रंध्रों या स्टोमेटा से होती है, बिंदु स्त्रवण की क्रिया जल रंध्रों से या हाइडेथोड से होती है। फिर बताएंगे वे संपूर्ण पर्ण द्वारा होती है, और ये पर्ण के उपांतों द्वारा यानी शीर्ष और कोर किनारों द्वारा। फिर बताएंगे भैया द्वारक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित, क्योंकि रंध्र तो खुलते बंद होते हैं पर जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं, तो क्या होगा अनियंत्रित, क्योंकि जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। फिर बताएंगे भैया दिन के समय होती है, जब वाष्पोत्सर्जन होगा तभी होगी, और ये प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि के समय होती है। फिर यहाँ बताएंगे भैया कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, और इसमें कारण क्या है भैया मूलदाह। और इसमें बताएंगे भैया केवल जल का त्याग, इसमें जल के साथ पदार्थों का त्याग। यूं भी आ सकता है भैया क्या कारण है, ओस की बूंदें मीठी होती है, क्योंकि भैया बिंदु स्रण कारण है, बिंदु स्रण में तो भैया जल के साथ पदार्थ को भी त्यागते हैं। तो ये हो गया भैया बिंदु स्रण का टॉपिक हो चुका है। तो भैया इसके बाद देखो 2 बार बोल दिया मैंने, और आप तो पूरे समझदार हैं भैया, पूरा पढ़ लिया पहले ही। अब आगे ध्यान देना भैया। अब आगे सुना भी एक क्वेश्चन और आता है, ये वो भी समझ लेना। अब आता है भी इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर। देखो एक तो वाष्पोत्सर्जन जो पढ़ ही रहे हो, और एक जो अपन घर पे पानी उबालते हैं ना, यहाँ समुद्र की सतह से पानी उड़ता है, वाष्प बनता है, बादल बनते हैं, एक वाष्पीकरण। देखो एक तो है वाष्पोत्सर्जन और अगला है भैया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण को कहते हैं भैया वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। एक तो है वाष्पोत्सर्जन और एक है वाष्पीकरण। अब दोनों में अंतर, इसमें भी 4 अंतर बोलेंगे भैया। देखो इसमें तो क्या है, वाष्पन क्रिया में तो भैया पर्ण का होना जरूरी है, पर्ण की सतह द्वारा। और वाष्पीकरण तो भैया पानी उबाल लो घर पे, किसी भी सतह द्वारा हो सकता है। अरे तेज गर्मी में जमीनें सूख जाती है, वाष्पीकरण। तो यहाँ क्या बताएंगे भैया, पर्ण की सतह द्वारा, या यूं बोल दो वायवीय सतह द्वारा। पर्ण की वायवीय सतह द्वारा। तो भैया ये तो पर्ण की वायवीय सतह द्वारा होगा भैया, और ये किसी भी सतह से, ये तो किसी भी सतह से होगा भैया। इसमें तो पर्ण का होना जरूरी है, और उसमें क्या होगा भैया, किसी भी सतह द्वारा। और फिर बताएंगे भैया इसमें जल की हानि, बताओ ज्यादा होगी या कम। अरे पेड़ पौधों में तो कमी होगी, समुद्र में ज्यादा होती है, भूमि में ज्यादा होगी। तो जल की हानि कम, और यहाँ लिखेंगे भैया किसी भी सतह से हो रही है, समुद्र से भी हो सकती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जल की हानि अधिक। जल की हानि अधिक होगी भैया इसके अंदर। फिर बताएंगे भैया यहाँ पर ये जो क्रिया होती है भैया, इसमें द्वारक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित, द्वारक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित है, ये नियंत्रित क्रिया है भैया। अब भैया वाष्पीकरण समुद्र को कौन कंट्रोल करने वाला है, कोई भी नहीं। तो यह बताएंगे क्या, ये बताएंगे भैया अनियंत्रित।
अनियंत्रित क्रिया। फिर बताएंगे वाष्पोदन तो भैया पेड़ पौधों में हो रही है जैविक क्रियाएं, ये तो कहीं से भी हो रही है भैया, भौतिक रासायनिक क्रिया बताएंगे। तो यहां बताएंगे भैया इसमें क्या, जैविक क्रिया, ये जैविक क्रिया है भैया। और यहां लिख देंगे भैया अजैविक क्रिया। पेड़ पौधों द्वारा थोड़ी ना हो रही भैया जैविक क्रिया है, और ये वाली क्या है भैया, अजैविक क्रिया। ये चार अंतर याद रखने भैया इसमें भी, देख लो कुछ पूछना तो भैया। फिर सुन लो, देखो वाष्पोदन और वाष्पीकरण में अंतर। वाष्पोत्सर्जन तो पर्ण की वायवीय सतह द्वारा होगा भैया, पर्ण की वायवीय सतह द्वारा या पौधे की वायवीय सतह द्वारा, और ये किसी भी सतह से। अरे वाष्पीकरण पानी उबाल लो ना घर पे, वाष्प निकलेगी, बोलते नहीं है भाई कोरोना में भाप ले वाष्प ले। फिर भैया ये बताएंगे जल की हानि कम। अब पेड़ पौधों में कितना सा जल निकलता है भैया, लेकिन बाकी भूमि हो समुद्र हो तो बहुत ज्यादा जल की हानि होगी। फिर बताएंगे भैया द्वारक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित। अब ये तो कहीं से भी होता है, तो द्वारक कोशिकाएं कहाँ से लाओगे, अनियंत्रित। फिर ये होती है जैविक क्रिया, पेड़ पौधों द्वारा हो रही है, और ये कहाँ से हो रही है भैया, अजैविक क्रिया है। भौतिक क्रिया बोल दो, वाष्प आएगी तो भौतिक रासायनिक क्रिया बोल दो। तो ये अंतर भी हो गया भैया, यानी दूसरा टॉपिक हो गया भैया आज का। दूसरा टॉपिक कौन सा, पहला तो भैया हमने पढ़ा था क्या, बिंदु विसरण, दूसरा पढ़ लिया ये इसमें अंतर अंतर पढ़ लिया भी, क्वेश्चन आंसर सोल्व करें। अरे भैया गुड मॉर्निंग, पूछना है क्या, पूछना है क्या भैया। अब ध्यान दे भैया, इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो समझना भैया, बस 5 मिनट और पढ़ेंगे भैया। कल से टाइम का ध्यान रखना, कल से भैया 7 बजे फिक्स शुरू कर दूंगा, क्योंकि फिजिक्स वाले तो बहुत तेजी से खींच रहे हैं कोर्स। और अपने क्या परसेंट में देखो तो अपने परसेंट में तो कम है, लेसन तो ज्यादा हो गए भैया लेकिन परसेंट तो कम ही है। लेकिन अपन पहले पहले वही लेसन पढ़ा रहे हैं जो भैया राजस्थान बोर्ड किसी भी हालत में नहीं हटा सकता। सिलेबस का पता नहीं है, कोचिंग कब खुलेंगे पता नहीं है भैया, 21 तारीख से तो नहीं खुल रहे हैं ये तो पता है। केवल स्कूल खुलेंगे, वो भी 2-2 4-4 बच्चे अपने प्रॉब्लम पूछने जा सकते हो बस। अब अगला हेडिंग है भी इसके अंदर रस स्त्रवण। रस स्त्रवण जिसको कहते हैं भैया ब्लीडिंग। अब रस स्त्रवण पढ़ने आ रही है भैया ब्लीडिंग। देखो क्या होता है, अपने शाहबाद केलवाड़ा साइड में, वहां से भी भैया इस बार 5-7 डॉक्टर बन रहे हैं। समकित जैन, संस्कार मित्तल, बहुत सारे बच्चे हैं, अमित मेहता वगैरह बहुत सारे। उस साइड में क्या होता है भैया, जो आदिवासी टाइप की जो जातियां होती है वो कुछ क्या होता है, वहां पर कुछ पेड़ पाए जाते हैं भैया ताड़ के। अब ताड़ के वृक्ष को जैसे ही काटोगे इसमें से रस बाहर निकलता है, रस। अब यहां से मैंने क्या करा, ताड़ के वृक्ष पर चीरा लगाया, वहां वृक्षों पर जाके देखना चीरे लगे हुए मिलेंगे। जैसे ही चीरा लगाएंगे तो यहां से रस निकलता है, और रस निकलता है तो इस क्रिया का नाम है रस स्त्रण, यानी पौधे के क्षतिग्रस्त भागों से रस का बाहर निकलना। रस में क्या होगा, जल और साथ में पदार्थ भी होंगे, तो इस क्रिया का नाम क्या है, रस स्त्रवण। कारण इसमें भी क्या है भैया, वाष्पन नहीं, क्योंकि आपने क्या करा, क्षति पहुंचाई है, वाष्पन क्रिया नहीं होगी। इसका कारण भी क्या है भैया, मूल दाब। तो क्या बताएंगे भैया परिभाषा, पौधे के, चलो बोल देता हूं मैं, पौधे के कटे हुए भाग या क्षतिग्रस्त भाग से, पौधे के कटे हुए भाग या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर निकलना, रस स्त्रवण। अरे जल वाष्प के रूप में निकलेगा तो वाष्पोत्सर्जन, बूंदों के रूप में निकलेगा बिंदु स्त्रवण, और रस के रूप में बाहर निकलेगा वो भी क्षतिग्रस्त भागों से। तो लिख ही देता हूं भैया, पौधे के क्षतिग्रस्त भागों से रस का बाहर निकलना, रस का बाहर निकलना, पौधे के क्षतिग्रस्त भागों से होता है, मेन तो तना ही होता है भैया, बाहर निकलना रस स्त्रवण कहलाता है।
रस स्त्रवण कहलाता है। ये तो इसमें पहला पॉइंट। और इसका भी कारण क्या है भैया? कारण वही रहेगा, कारण है भैया मूल दाब। तो कारण इसका भी वही है भैया, मूल दाब है। अब जैसे रबड़ के पौधे से लेटेक्स निकलता है, रबड़ के पौधे में चीरा लगा और लेटेक्स निकलता है, तो उदाहरण क्या है भैया? रबड़ के पौधे से लेटेक्स या रबड़ शीर। भाई आंकड़े से भी तो दूध निकलता है, ऐसे रबड़ के पौधे से लेटेक्स या रबड़ शीर का स्त्रवण। दूसरा उदाहरण है भैया, ताड़ के वृक्ष से रस स्त्रवण। ताड़ के वृक्ष से रस निकलता है जिससे भैया देशी शराब बनाते हैं, देशी शराब। और देशी शराब को कहते हैं ताड़ी। लेकिन भैया नीट में आया भैया दक्षिण भारत, ये तो अपने यहाँ कोटा की बात करें, दक्षिण भारत में इसको कहते हैं टोडी। ताड़ी बोल दो या टोडी बोल दो, एक ही बात है। तो ताड़ी बोल दो, टोडी बोल दो, एक ही बात है भैया, देख लो अच्छी तरह से। तो भैया पौधे के क्षतिग्रस्त भागों से रस का बाहर निकलना रस स्त्रवण कहलाता है, कारण है मूल दाब। और दो उदाहरण बताया, रबड़ के पौधे से लेटेक्स निकलता है जिससे रबड़ बनाते हैं, और ताड़ के वृक्ष से ताड़ी बनाते हैं भैया। ले लो भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो स्क्रीनशॉट। तो भैया आज के लिए बहुत है यार भैया, बाकी कल अब टाइम देखना, टाइम कौन सा? 7 बजे शार्प जुड़ना है, ठीक है? बाय, हैव ए गुड डे।